हेलो एवरीवन। हम फिर हाजिर हैं एक नई कहानी के साथ। इस कहानी के लेखक हैं शेखर और इसका टाइटल है स्वर भानु। स्वर भानु मेरे बचपन का दोस्त है। स्कूल में पढ़ाई के दौरान मुझे हमेशा लगता था कि ये बड़ा होकर बहुत बड़ा कलाकार बनेगा। हालांकि मुझे कलाकार शब्द का इल्म तसल्ली से नहीं था, पर वो बहुत ही उम्दा चित्र बनाता था। मुझे ऐसा लगता था कि उसके हाथों में जादू है। मेरी उंगलियां आज भी कपकपा जाती है, लेकिन मजाल है कि स्वर भानु की खींची हुई लकीरें टेढ़ी हो जाएं। चाहे वो गोलाकार वृत्त क्यों ना हो, ज्योमेट्री बॉक्स की जरूरत सिर्फ हम जैसे लोगों को पड़ती थी। सूरज मास्टर का तो वो चहेता था। सूरज मास्टर हम लोगों को चित्र अंकन करना सिखाते थे। बहुत सीधा था स्वर भानु, ज्यादा बातचीत नहीं करता था। उसके मुंह से स्कूल के 5 साल में सिर्फ ड्राइंग के क्लासेस में ही आवाज निकलती थी। पढ़ाई में अक्सर कम नंबर लाता था, क्योंकि वो पूरी दुनिया को कोरे कागज में उतारने में मशगूल रहता था। स्कूल के बाद एक लंबे अरसे तक उससे मुलाकात नहीं हुई। सोशल मीडिया के ज़माने में आकर उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की, मगर मुझे मालूम था कि वो दुनिया में अपने आप को कहीं ना कहीं छुपा कर रखेगा। वाकया शुरू होता है आज से 3 साल पहले, जब स्कूल से निकलने के 15 साल बाद एक गेट टुगेदर का आयोजन हुआ। मन में बहुत उत्साह था कि बचपन की यादों को ताज़ा किया जाएगा, मुलाकातें होंगी, खूब सारी बातें होंगी। ठीक वैसे ही हुआ। हम अपनी बातें कर करके थक चुके थे और बातों की राजधानी अब वीरान जंगल का रुख ले चुकी थी। वीरान का मतलब ऐसे दोस्त जो वहां उस वक्त अनुपस्थित थे। स्वर भानु की बात आखिर छिड़ ही गई। किसी ने उसका पता बताया तो मैंने मन ही मन तय कर लिया कि एक बार शहर छोड़ने से पहले उससे जरूर मिलूंगा। उन दिनों पूर्णेंदु से मुलाकात हुई, जो स्कूल के दिनों में अपनी सीनियर लड़कियों को छेड़ने के नाम से बदनाम था। यूं तो मैं उससे अपनी दूरी बनाए रखता था, लेकिन एक फॉर्मेलिटी के तौर पर बातचीत हुई तो मालूम चला कि हमारे स्कूल के तत्कालीन किसी टीचर की डिवोर्सी पत्नी से उसने शादी कर ली है। उसकी इन्हीं हरकतों से मैं पहले से वाकिफ था। खैर, अचंभा नहीं हुआ, मगर एक बात बड़ी चौंका देने वाली थी कि वो ही था लड़की के डिवोर्स के पीछे का कारण। कारण बहुत मामूली सा था, मगर इस हद तक भी बातें खींचकर रिश्तों के धागों को काट सकते हैं, मुझे कुछ हजम नहीं हुआ। वो अपने ही ख्यालों में रहा करती थी। उसे ज्यादा बातें करना पसंद नहीं था, और कहते हैं यही वजह थी कि उसका डिवोर्स हो गया। वो बेहद खूबसूरत थी और पूर्णेंदु की तत्कालीन पत्नी भी। मुझे यकीन हो गया कि वजह चाहे कितने भी मोटे लबादे से ढका हुआ हो, कहीं न कहीं जड़ पूर्णेंदु के इरादों से था। गेट टुगेदर खत्म हुआ और मैं निकल पड़ा स्वर भानु की तलाश में। उसके घर के पते पर पहुंचा, जो मुझे उसी दिन एक दोस्त से मिला था। घर की घंटी बजाई, कुछ देर इंतजार किया और फिर निकलने को था कि मन किया एक और बार घंटी बजाऊं। मैंने 2 और मर्तबा घंटी बजाई, मगर कोई नहीं आया। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि किसी कोने से छुपकर इंतजार करूं। शायद स्वर भानु बाहर निकले और मैं मौके का फायदा उठाकर उसके सामने आ जाऊं। मैंने ठीक ऐसा ही किया। बगल में एक झाड़ के पीछे छुप गया। 15 मिनट तक कोई नहीं आया। घर के चारों ओर नजर दौड़ाई और निराश होकर वापस जाने लगा था कि मुझे अचानक महसूस हुआ कि जैसे कोई मुझ पर नजर रख रहा हो। सच कहूं तो थोड़ी देर में डर गया था। मुझे अपने ही दोस्त से डर लग रहा था। तब मेरी नजर पड़ी पहली मंजिल की ओर, खिड़की पर। खिड़की बंद थी, मगर उसका एक कोना हल्का सा टूटा हुआ था, जो कि पीप होल जैसा दिख रहा था। मैंने किसी की आंखें देखी और जैसे ही मेरी नजर टकराई, उन आंखों में हलचल पैदा हुई। अब मुझे यकीन हो गया था कि वो स्वर भानु ही था। मैंने आवाज लगाई बहुत देर तक। फिर दरवाजा खुला और एक रंग बिरंगे कपड़े पहने एक आदमी ने मुझे इशारों से अंदर बुलाया। वो स्वर भानु ही था। उसके घर में चारों ओर तरह तरह की पेंटिंग्स लगे हुए थे, कुछ तो अपने आप में डरावने थे। उसने मेरा हाथ पकड़ा और गले लगा लिया। इतनी आत्मीयता तो स्कूल के दिनों में भी कभी उसने नहीं दिखाई थी। उसकी हालत देखकर मुझे तरस आ गया और आंखों से फवारे छूटने लगे। उससे मालूम चला कि वो अकेला रहा करता था। उसके माता पिता दोनों ने उसे पागल कहकर ठुकरा दिया था। क्योंकि उसका एक और भाई भी था, तो अब उसके माता पिता उसके भाई के साथ ही रहते थे। लोग उसे पागल समझते थे। मेरे मन में असंख्य सवाल थे। मैं जानना चाहता था कि इतने बड़े प्रतिभा के अधिकारी होते हुए भी उसे जिंदगी में मार्गदर्शन क्यों नहीं मिला। उससे मालूम चला कि उसकी एक लड़की से शादी तय हुई थी।
और शादी के एक रात पहले लड़की ने अपने किसी आशिक का जिक्र किया तो उसने शादी से इनकार कर दिया। और इस बात से स्वर भानु के पूरे परिवार को लानतें पड़ी, क्योंकि असली वजह उसने किसी को बताई नहीं। वो उस लड़की पर कोई आंच नहीं आने देना चाहता था। फिर उसे घर से अलहदा कर दिया गया। वो अपनी पेंटिंग्स बेचकर कमाया करता था, मगर इस शादी के टूट जाने के बाद मोहल्ले के लोग तरह तरह के अटकलें लगाने लगे। उसे मानो पागल ही करार कर दिया गया। इन दिनों वो काम की तलाश में था। मुझे अचानक कुछ वक्त पहले पूर्णेंदु से हुई मुलाकात याद आई। उसने जिक्र किया था अपने एक नए गराज का। मैंने सोचा स्कूल का दोस्त है तो फिलहाल कोई छोटा मोटा काम तो दे ही सकता है। मैंने स्वर भानु के सामने यह प्रस्ताव रखा, लेकिन वो राजी नहीं हुआ। अगले कुछ रोज में मुझे शहर छोड़कर वापस कर्म भूमि की ओर प्रस्थान करना था, मगर मैंने इस ख्याल को स्थगित करना उचित समझा। मुझे कैसे भी स्वर भानु के लिए कुछ करना था। मैंने उसे साथ चलने का भी प्रस्ताव दिया, मगर उसने इनकार कर दिया। उस रात मैंने बड़ी देर तक सोच विचार किया। मैंने फैसला लिया कि स्वर भानु को पूर्णेंदु के उस नए गराज में तत्वाधान के काम में लगाकर ही सांस लूंगा। फिर अगली ही सुबह पहुंच गया पूर्णेंदु का दरवाजा खटखटाने। दरवाजा खुला तो उसकी पत्नी दिखी। वाकई में भाभी बहुत खूबसूरत थी। मैंने पूर्णेंदु को बुला देने की बात कही और बाहर पड़े सोफे पर इंतजार करने लगा। न किसी ने चाय पानी को पूछा और न मैंने कुछ कहा। बड़ा अजीब लग रहा था, खासकर उसकी पत्नी बड़ी अजीब लगी। कम से कम उम्मीद थी कि उनकी आवाज सुन सकूंगा, मगर उन्होंने ठंडी नजरों से देखा और चल दी। पूर्णेंदु आया और मुझे देखकर ताज्जुब हुआ, क्योंकि पिछले ही दिन हम लोग मिले थे। मैंने उसे पूरी वाकया बताई और मेरे उसके पास आने का कारण स्पष्ट किया। उसने बड़े बेअदब ढंग से कहा, देख भाई, सुपरवाइजर की जरूरत मुझे है नहीं, मगर कार धोने के लिए एक बंदा चाहिए। मैं बाकी लोगों से थोड़ा अलग सोचता हूं तो काम देने के लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन क्या वो कार वॉश करने के लिए तैयार होगा? मैंने एक प्रस्ताव रखा कि उसे मैं मना लूंगा, बस अपने गैराज के बाकी लोगों को समझा देना कि वो उसे पागल समझकर डरे नहीं या बदसलूकी ना करें। उसने इस बात का पूरा ख्याल रखने का वादा किया। अब मुद्दा था कि एक आर्टिस्ट को मैं कार वॉश करने के लिए कैसे मनाऊं। बार बार मुझे उसकी तंग हालत नजर आती थी। मैंने फिर से एक कोशिश करने के लिए निर्णय लिया और पहुंच गया स्वर भानु के घर। वो नहीं माना। लगातार 10 दिन तक मैं उसके सुकून की दुनिया में खलल डालता रहा और एक दिन मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए वो राजी हो गया। उसने सोचा, कम से कम इस तरह से मैं बार बार उसे परेशान तो नहीं करूंगा। स्वर भानु गैराज में काम करने लग गया। कुछ दिन तक सब ठीक चला। मेरे पिताजी के घुटनों का दर्द अचानक शुरू हुआ तो मैंने अपने वापस जाने का प्रोग्राम कुछ और दिनों तक स्थगित कर दिया। कुछ दिन तक दोनों से मुलाकात नहीं हुई, न स्वर भानु से न ही पूर्णेंदु से। अपनी ही परेशानियों में उलझा रहा। डॉक्टरों का चक्कर लगा लगा कर परेशान हो गया। पिताजी के घुटनों के दर्द ने सेंसेक्स की तरह बुलंदियां छू ली, मगर दवाइयों का कोई असर नहीं हुआ। उन्हें अब मेरे सहारे की सख्त जरूरत पड़ने लगी। मैंने बहुत बार सोचा कि अगर स्वर भानु के लिए थोड़े दिन रुकने का मन न बनाया होता तो मुझे फिर से वापस आना ही पड़ता। मन ही मन मैंने इस विचित्र संयोग को कड़ी से कड़ी जोड़कर देखने लगा, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है प्रकृति हमें किसी न किसी जरिए हमेशा संदेश देने की कोशिश करती है। शायद स्वर भानु एक जरिया था और मुझे पिताजी के लिए रुकना ही था। कुछ दिन बाद पिताजी थोड़े ठीक हुए और मुझे वापस जाने के लिए कहने लगे। इस बीच करीब करीब 2.5 महीने गुजर चुके थे। मैंने डॉक्टर से दोबारा चेकअप करवाया और निर्णय लिया कि थोड़े महीने में वापस आकर फिर से पिताजी को डॉक्टर से दिखलाऊंगा। मैंने 2 दिन बाद का टिकट बुक किया और सोचा एक बार स्वर भानु से मिलाऊं। पूर्णेंदु के गैराज पर पहुंचा तो मालूम चला स्वर भानु अब वहां काम नहीं करता है। पूर्णेंदु ने उसे नौकरी से निकाल दिया है। मोटी मोटी गालियां देकर पूर्णेंदु ने मुझे खूब सुनाया। मैंने उसके शांत होने का इंतजार किया। फिर उसने बताया, भाई देख, पहली बात तो ये इंसान दोस्त है, कहने को शर्म आती है। 1000 मर्तबा ढंग के कपड़े पहनकर आने के लिए कहा, नहीं माना। वही मैली कुचली कपड़े, वही लंबी लंबी दाढ़ी मूछ। कस्टमर ने शिकायत की, यहाँ तक कि कुछ कस्टमर दूसरे गैराज की ओर चल निकले। मगर समाज में रहने का सलीका हो इसे तब ना। ये तो फिर भी ठीक था। एक रोज मेरे घर कुछ कागजात लेने भेजे थे और वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो गई। मैं कुछ समझा नहीं और तह तक जाने की पूरी कोशिश की,
तो पता चला उस रोज स्वर भानु ने पूर्णेंदु की पत्नी को देखा और आकर उसके बारे में अनाप शनाप बकने लगा, उसके चरित्र पर लांछन लगाया। इस बात पर भड़क कर जब पूर्णेंदु ने सबूत मांगा तो स्वर भानु दौड़कर अपने घर गया और अपना ड्राइंग का सामान लेकर चित्र बनाने लगा। बस वो चित्र देखकर पूर्णेंदु आग बबूला हो गया और धक्के मारकर स्वर भानु को निकाल दिया। मैंने जब वो चित्र देखने का आग्रह किया तो पूर्णेंदु ने मुझे वो चित्र दिखाया। फिर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गया। उसमें पूर्णेंदु की पत्नी के साथ स्वर भानु ही था। मुझे समझ नहीं आया कि हंसूं या गुस्सा करूं। मैंने दिल से माफी मांगी और स्वर भानु के घर की तरफ चल पड़ा। स्वर भानु की कहानी सुनने के बाद ही मैं किसी नतीजे पर आ सकता था। स्वर भानु को कितना भी समझाऊं, लेकिन वो बार बार उस सबूत का जिक्र करने लगा। मैं अब तक सब कुछ सुन रहा था, मगर अब मुझसे रहा नहीं गया। मैं उसे घसीटते हुए घर के हर कोने में भटकता रहा, मगर मुझे एक भी आईना नजर नहीं आया। उसे धकेल कर घर से बाहर ले गया और बगल में स्थित नाई की दुकान पर पहुंचा, जहां पर आईना था। उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया और हाथ में वो चित्र जिसे वो अपना सबूत कह रहा था उसके हाथ में थमा दिया। वो अपने आप को आईने में देखकर स्तब्ध था। उसने न जाने कितने सालों से अपना चेहरा तक नहीं देखा था और अब वो अपना चेहरा पूरी तरह भूल चुका था। वो चित्र उसके हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गई और वो आईने के सामने खड़े होकर अपने ही चेहरे पर हाथ लगा रहा था। स्वर भानु ज्योतिष विद्या में काफी रुचि रखता था। मुझे याद है जब मैं आखिरी बार उसके घर गया था, वहां पर मौजूद अजीबोगरीब पेंटिंग्स पर गौर किया था। कुछ ऐसी तस्वीरें थी जो इस पूरे घटना के होने से पहले भी यही बयान करते हैं। इंटरनेट में काफी ढूंढा उन तस्वीरों को और उनके पीछे की पौराणिक कथा के वाबस्ता पता चला स्वर भानु दरअसल राहु और केतु के नाम से जाने जाते हैं। समुद्र मंथन के पश्चात जब देवताओं को अमृत बांटा जा रहा था, तब स्वर भानु नाम के राक्षस ने छल से अमृत पाने की कोशिश की, तो बगल में स्थित सूर्य और चंद्रमा ने उसका पर्दाफाश किया। गुस्से में आकर भगवान विष्णु ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। चूंकि वो एक बूंद पी चुका था, तो वो सर और धड़ अलग अलग होकर आज तक राहु और केतु के नाम से सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण लगाते हैं। विज्ञान के अनुसार ये दोनों सिर्फ काल्पनिक बिंदुएं हैं, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूर्णेंदु यानी चंद्रमा और उसकी पत्नी रोहिणी यानी चंद्रमा के 27 नक्षत्रों में से एक, जहाँ चंद्रमा और राहु दोनों उच्च के माने जाते हैं। स्वर भानु अपने आप को वही पौराणिक स्वर भानु समझने लगा था और क्योंकि सर और धड़ अलग हैं, उसने अपने घर से आईना निकालकर फेंक दिया था ताकि वो अपना चेहरा भूल जाए। उसे किसी मनोवैज्ञानिक की सख्त जरूरत है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। टिल देन, यू टेक केयर।